आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। हम लोग जब घर से निकले थे तो वक्त हो रहा था शाम के 6:30 बजे का। हम यानी मैं और मेरा छोटा भाई विशाल। दरअसल विशाल हमारे घर से दूर दूसरे शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है और फिलहाल वो गर्मियों की छुट्टियां बिताने हमारे घर पर आया हुआ था। क्योंकि आज उसकी छुट्टी का आखिरी दिन था, इसलिए मैं उसे हॉस्टल छोड़ने जा रहा हूँ। विशाल का ज़रा भी मन नहीं था कि वो आज हॉस्टल जाए, पर घर वालों के जिद करने पर उसे जाना ही पड़ा। कार चलाते चलाते मैंने एक नज़र विशाल की तरफ देखा तो विशाल का चेहरा एकदम उतरा हुआ था। तभी मैंने विशाल से कहा, अरे कोई नहीं यार, फिर जब छुट्टी होगी तो आ जाना घर। अब मुंह मत फुला, कुछ खाएगा? मगर इस पर विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसे सच में बुरा लग रहा था। मैंने सोचा कि अगर अभी मैं उससे बात करने गया तो विशाल और चिढ़ जाएगा, इसलिए मैं अपना मुंह बंद करके चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। जैसे जैसे अंधेरा मजबूत हो रहा था, रास्ते पर गाड़ियां कम नजर आ रही थी। बड़े बड़े ट्रकों के अलावा और कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा था। हाईवे पर कुछ देर यूं ही चलने के बाद मैंने कार को हाईवे से अलग एक दूसरे रास्ते की ओर मोड़ लिया। वो रास्ता हाईवे की तरह एकदम नहीं था। रास्ते के दोनों बाजू घना जंगल था और स्ट्रीट लाइट का तो नामो निशान भी नहीं था। रात के 8:30 बजे ही उस रास्ते पर ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात का वक्त हो। हमारी कार के अलावा कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं थी। पता नहीं ऐसा क्यों था। हालांकि मैं उस रास्ते पर पहले भी कई बार रात में सफ़र कर चुका था, पर तब तो ये रास्ता इतना सुनसान नहीं था। खैर, हॉस्टल तक पहुंचने के लिए हमें इसी रास्ते से होकर जाना पड़ेगा, तो हम आगे बढ़ते रहें। खिड़की से बाहर पार होते पेड़ों की तरह ही वक्त भी पार हो रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही 8:30 बज रहे थे और अब 9 बज रहे हैं। अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि तभी इतनी देर से चुपचाप बैठे विशाल ने अपना मुंह खोला। भैया कहीं गाड़ी रोको ना, मुझे हल्का होना है। इस पर मैंने कहा, यहाँ पर थोड़ी देर रुक जा, बस अब हॉस्टल पहुँच ही जाएंगे। मेरे से ये सुनकर विशाल चुप हो गया, मगर वो कुछ देर की ही खामोशी थी। थोड़ी देर बाद उसने दोबारा मुझे गाड़ी रोकने के लिए कहा। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। तभी मेरी नज़र रास्ते के किनारे एक बहुत ही पुराने छोटे से घर पर गई। वो घर बहुत ही टूटा फूटा सा था, लिहाजा मैंने गाड़ी को उसी घर के सामने रोका और विशाल से कहा, जा उस घर के पास चला जा। लग नहीं रहा कि उस घर में कोई रहता भी होगा, और वहाँ अगल बगल जंगल भी कम है, जा होकर आ। मेरे कहते ही विशाल गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उस घर की तरफ चला गया। उस घर के पास इतना ज़्यादा अंधेरा था कि थोड़ी ही देर बाद विशाल मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैं कार में बैठे बैठे विशाल का इंतज़ार करने लगा। विशाल को अब उस घर की तरफ गए हुए काफ़ी वक्त हो चुका था, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं लौटा था। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर इस लड़के को इतना वक्त क्यों लग रहा है। अभी मैं गाड़ी से उतरकर उस घर की तरफ जाने का सोच ही रहा था कि तभी मेरे कार के पीछे वाली सीट का दरवाज़ा अपने आप खुला। दरवाज़ा खुलता देख मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि पीछे वाली सीट का दरवाज़ा खोलकर विशाल गाड़ी में आया और पीछे ही बैठ गया। इस पर मैंने विशाल से कहा, पीछे क्यों बैठ रहा है तू, सामने आ जा। मगर इस पर
विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप पीछे वाली सीट पर बैठा रहा। मुझे लगा शायद उसका मूड अभी भी खराब है, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप गाड़ी स्टार्ट करके वहां से आगे बढ़ गया। मगर पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लग रहा था। साथ ही साथ गाड़ी में एक अजीब तरह की बदबू सी फैल गई थी। ऐसी बदबू जैसे कोई चीज सड़ गई हो। हालांकि मौसम गर्मी का था, मगर गाड़ी के अंदर मुझे इतनी ठंड लग रही थी जैसे ये ठंड का मौसम हो। मैंने तुरंत गाड़ी का एसी बंद कर दिया, मगर तब भी कोई फायदा नहीं हुआ। ठंड उसी तरह से लगे जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि मजबूरन मुझे गाड़ी के सभी शीशे ऊपर उठाने पड़े। तभी मैंने विशाल से कहा, विशाल, तुझे ठंड लग रही है क्या? मगर इस पर विशाल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहा। अब इतना भी क्या गुस्सा दिखाना। मगर मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। मुझे इस रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए अब काफ़ी वक्त हो चुका था, मगर अभी तक ना तो मुझे एक भी गाड़ी दिखी थी और ना ही कोई इंसान। मगर तभी मुझे मेरे पीछे से किसी गाड़ी की हॉर्न सुनाई पड़ी। उस हॉर्न की आवाज़ को सुनकर मुझे पता चल गया था कि ज़रूर ये कोई बड़ी गाड़ी है। मैंने गाड़ी के साइड मिरर से पीछे देखा तो मेरा अंदाज़ा एकदम सही निकला। वो एक बड़ी सी ट्रक थी। वो ट्रक वाला बार बार हॉर्न बजाए जा रहा था, लिहाजा मैंने अपनी कार को रोड के एक साइड में कर लिया। मगर मेरे ये करने के बावजूद भी वो ट्रक वाला हॉर्न बजाता रहा। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर ये ट्रक वाला चाहता क्या है। मैंने तो इसे आगे जाने का रास्ता भी दे दिया है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, मगर तभी वो ट्रक वाला मेरी कार के बराबर में आया। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो ट्रक वाला मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, मगर वो इशारों ही इशारों में क्या बताना चाहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मगर तभी उस ट्रक वाले ने मुझे कार रोकने का इशारा किया, जो कि मैं आसानी से समझ गया। मगर एक अनजान शख्स के लिए गाड़ी रोकना चाहिए या नहीं, इसमें मैं थोड़ा झिझक रहा था। खैर, पीछे बैठे विशाल की तरफ बिना देखे ही मैंने उससे कहा, तू गाड़ी में ही रहना, गाड़ी स्टार्ट रखूंगा। अगर ये कुछ उल्टी सीधी हरकत करेगा तो हम लोग आगे निकल जाएंगे। विशाल को इतना बोलकर मैंने कार को रोड के एक साइड में रोका। मेरे गाड़ी रोकते ही उस ट्रक वाले ने भी अपनी ट्रक रोकी और दौड़कर मेरी तरफ आने लगा। उसने मुझे विंडो नीचे गिराने का इशारा किया। मैंने विंडो को उतना ही नीचे गिराया जितने से उस ट्रक वाले की आवाज़ मुझ तक आ सके। तभी उस ट्रक वाले ने कहा, आप जरा पीछे देखिए, किसे बैठाकर घूम रहे हैं आप? ट्रक वाले के इतना बोलते ही मैं पीछे पलटा तो मेरा बदन डर के मारे थरथर कांपने लगा, क्योंकि पीछे वाली सीट पर विशाल नहीं था, बल्कि उसकी जगह एक आदमी बैठा हुआ था जिसका सर नहीं था। इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाता, वो सिरकटा आदमी पीछे वाली सीट से गायब हो गया। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो था क्या। खैर, मैंने एक लंबी सांस भरी और उस ट्रक वाले को विशाल के बारे में सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर उस ट्रक वाले ने कहा, आप जल्दी चलिए उस घर के पास, आपका भाई वहीं होगा। इतना कहकर वो ट्रक वाला वापस अपनी ट्रक में चला गया और ट्रक घुमाकर मुझे उसके पीछे आने का इशारा किया। मैंने भी तुरंत गाड़ी घुमाया और उस ट्रक के पीछे पीछे
उस घर की तरफ जाने लगा। मुझे विशाल की बहुत चिंता हो रही थी। पता नहीं वो किस हाल में होगा। कुछ देर के बाद हम लोग उस टूटे फूटे घर के पास पहुंचे। मैं और वो ट्रक वाला हम दोनों गाड़ी से उतरकर भागते हुए उस घर के पास गए, मगर वहां विशाल कहीं भी नहीं था। उस ट्रक वाले के कहने पर हम दोनों घर के अंदर दाखिल हुए तो पाया कि विशाल घर के अंदर जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। मैं दौड़कर विशाल के पास गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, मगर वो बेहोश था। तभी मैंने उस ट्रक वाले से मदद मांगने के लिए पीछे पलटा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वहां वो ट्रक ड्राइवर था ही नहीं। खैर, मैंने किसी तरह विशाल को उठाया और घर से बाहर निकला तो उस ट्रक वाले का ट्रक भी रास्ते से गायब था। उस वक्त मुझे हैरानी तो हो रही थी, मगर मैं अपने भाई विशाल को लेकर काफ़ी परेशान था। फिर मैंने किसी तरह विशाल को होश में लाया और हम लोग वहाँ से निकल गए, मगर वो ट्रक वाला और उसकी ट्रक इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए ये आज तक समझ में नहीं आया। पर वो जो भी था, अगर उस दिन वो नहीं होता तो शायद मेरा भाई विशाल मुझे कभी नहीं मिल पाता और मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।